अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में है। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा who belong to LLB part 1 and they are studying philosophy of law, and it will be equally helpful and beneficial for those who are in LLB part 3 5 years program and they are studying English jurisprudence, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का टॉपिक इंग्लिश jurisprudence में भी डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड काइंड। यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स इन दोनों को एक ही तरह से समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेशन से मुराद है टू कैटेगराइज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स। जब हम चीज़ों को उनकी खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। और जो काइंड है, काइंड से मुराद है टू लिंक सर्टेन ऑब्जेक्ट और सर्टेन थिंग according to its characteristics to certain group। जब हम किसी चीज को उसकी खसूसियात की बिना पर किसी ग्रुप के साथ मिला देते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी काइंड है। इसको एक सादा सी एग्जांपल के ज़रिए मैं एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगी कि सपोज़ मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स हैं। कुछ आइटम्स जो हैं दे आर मेड ऑफ वुड एंड सर्टेन आइटम्स आर सम ऑफ द आइटम्स आर मेड ऑफ मेटल। मैं इनको क्लासिफाई कर देती हूँ। मैं एक एक तरफ एक ग्रुप बनाती हूँ, उसको लेबल करती हूँ वुडन आइटम से, और दूसरी तरफ एक ग्रुप बनाती हूँ, उसको मेटल आइटम्स के साथ जो है मैं लेबल कर देती हूँ। अब जो मेरे पास वुडन थिंग्स हैं वो मैं उसके अंदर रख देती हूँ, वुडन आइटम्स के अंदर, और जो मेरे पास मेटल की हैं वो मैं उधर रख देती हूँ। तो जब मैंने तो उनको मेरे पास जो चीज़ें थी उनकी क्वालिटीज़ उनके सब्सटेंस के हिसाब से, उनके मटेरियल के हिसाब से मैंने उनके ग्रुप्स बना दिए, तो मैंने उनको क्लासिफाई कर दिया। और जब मैंने उस क्लास के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो उस किस्म की चीज़ें थी मैंने जब ला के रखी, तो एक तरह से वो इसकी काइंड्स है, यानी लकड़ी के लिए जो मैंने एक ग्रुप बना दिया वो उसकी उसकी क्लासिफिकेशन मैंने कर दी। और फिर उसके अंदर मैंने लकड़ी की बनी हुई टेबल रखी, या मैंने उसके अंदर लकड़ी की बनी हुई चेयर रखी या और चीज़ें रखी, तो ये सब उसकी काइंड्स हैं। सिमिलरली हम लॉ के अंदर भी क्लासिफिकेशन करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज़ के हिसाब से चीज़ों को, लॉज को उनके उनके उनकी ग्रुपिंग करके हम उनको उस एंगल से हम उनको देखते हैं। और फिर हर किस्म की जो जो मुख्तलिफ किस्म की जो लॉज होती हैं जो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको हम उसके अंडर हम लेकर आते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम लॉ की करते हैं वो नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ है। नेशनल लॉ को हम म्यूनिसिपल लॉ भी कहते हैं, हम डोमेस्टिक लॉ भी कहते हैं। इसी को जो है हम जो है म्यूनिसिपल लॉ, डोमेस्टिक लॉ, नेशनल लॉ, हम मुख्तलिफ किस्म के इसको नाम देते हैं। बेसिकली नेशनल लॉ एक ऐसा कानून है जो एक स्टेट की टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर, टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। और वहाँ पर एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं, जितने भी इदारे हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के ऊपर ये इक्वली बाइंडिंग होता है, उनके लिए बनाया जाता है, उनके राइट्स और ड्यूटीज को डिटरमिन करता है। इट हैज़ नो कंसर्न विद दोज हु आर आउटसाइड योर टेरिटोरियल लिमिट्स। आपकी टेरिटोरियल लिमिट से बाहर जो लोग भी बसते हैं, जो भी इदारे हैं, जो जो भी कुछ हो रहा है, उसके साथ आपके नेशनल लॉ का कोई ताल्लुक नहीं होता। हर स्टेट का नेशनल लॉ सिर्फ उसके अपने इंडिविजुअल्स, उसके अपने इदारों के लिए काबिल पाबंदी होता है। नेशनल लॉ से नेशनल लॉ के बरअक्स अगर हम देखें तो दूसरा कानून जो हमें नजर आता है वो इंटरनेशनल लॉ है। जैसे नेशनल लॉ सिर्फ एक स्टेट की टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर ही वो बाइंडिंग होता है, वहीं पर वो इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ है वो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट होता है। यानी नेशनल लॉ की नेशनल लॉ अपनी नेचर में टेरिटोरियल है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, उसकी कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, वो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तमाम स्टेट्स के ऊपर, तमाम इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, सबके ऊपर उसकी पाबंदी होती है। इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन हम यूँ कर सकते हैं कि दीज आर द रूल्स और दीज आर द लॉज विच आर considered legally binding by the states in their official intercourse with each other। जब states आपस में intercourse करती हैं, बल्कि इस definition को हम इसको इसको इस तरीके से expand कर सकते हैं कि when international personalities enter into official intercourse, तो वो rules जो वो उस वक्त follow करती हैं जब दूसरी states के साथ, जब दूसरी एक international personality किसी दूसरी international personality के साथ रिलेशनशिप establish करने के लिए जिन रूल्स को फॉलो करती है उन रूल्स को हम इंटरनेशनल लॉ का नाम देते हैं। इंटरनेशनल लॉ को फिर फर्दर
2 काइंड्स में उसको तक़सीम किया जाता है, एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि वो रूल्स व्हिच आर फॉलोड बाय इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ व्हाइल दे एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो उन उस वक़्त वो जो जिन असूलों को उसको फ़ॉलो करती हैं या उनकी पाबंदी करती हैं, उनको हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, वो उस वक़्त इम्प्लीमेंट होता है जब किसी केस के अंदर कोई फ़ॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाकिस्तानी है, उसने चाइनीज़ के साथ कोई एग्रीमेंट किया, लेकिन फिर उस दौरान जो है चाइनीज़ की तरफ से कोई किसी उसकी उसकी किसी प्रोविज़न की उस एग्रीमेंट की किसी प्रोविज़न की वायलेशन होती है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कमिट होती है, तो ऐसी सूरत में उनके केस का फैसला जब कोर्ट के अंदर किया जाएगा उस वक़्त जिस कानून को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होगा। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो कस्टम से डिराइव होते हैं या ट्रीटीज़ से डिराइव होते हैं और ट्रीटीज़ से मुराद है वो एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ आपस में एक-दूसरे के साथ करती हैं। तो ज़्यादातर रूल्स जो हैं वो कस्टम से या ट्रीटी से डिराइव हुए हुए होते हैं इंटरनेशनल लॉ के। इस तरह से इंटरनेशनल लॉ सारी वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ डील करता है। फिर हमारे पास जो लॉ को हम दूसरे तरीके से जो क्लासिफाई करते हैं, जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। जो पब्लिक लॉ है वो एक स्टेट के अंदर मौजूद सारे इदारों को उनके उनके जो स्टेट के जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, उन सब की फंक्शनिंग, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, उन सब को रेगुलेट करता है। यानी पब्लिक लॉ जो है ये स्टेट का अपने इंडिविजुअल्स के साथ अपने सब्जेक्ट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात करता है। यानी इसको इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो इसकी काइंड हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो स्टेट के सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्मेशन कैसे होनी है, उनकी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उन सब के बारे में बताता है। तो ऐसा कानून जो रियासती इदारों के उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनकी लाइबिलिटीज के बारे में बताता है, उन चीज़ों उनकी उनको डिटरमिन करता है, रेगुलेट करता है, उस लॉ को कहते हैं पब्लिक लॉ। और इसकी काइंड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या उसकी एग्जांपल कह लें या उसकी काइंड कह लें। अच्छा इसके बाद आ जाता है हमारे पास पब्लिक लॉ के साथ फिर उस कैटेगरी के अंदर दूसरा जो कानून है वो है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ वो कानून है जो ज़्यादातर सिर्फ इंडिविजुअल्स के जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो उस वक्त स्टेट के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स व्हेन दे एंटर इनटू रिलेशनशिप विद ईच अदर तो उस वक्त वो जितने जो जिन रूल्स को फॉलो करते हैं वो रूल्स प्राइवेट लॉज के अंदर वो रूल्स बताए गए होते हैं। जैसे स्टेट के अंदर बसने वाले अफराद ने मैरिज के हवाले से कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी की ओनरशिप के हवाले से, इस किस्म के जो मामलात हैं वो प्राइवेट लॉ के तहत वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। जो प्राइवेट लॉज होते हैं उनमें स्टेट सिर्फ स्टेट जो है वो उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करती, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को ये बता देती है कि उनके राइट्स और उनकी लाइबिलिटीज क्या हैं, प्लस अगर इन राइट्स की वायलेशन होती है तो रिलीफ लेने के लिए मैकेनिज्म क्या है, या यूं कह लें कि स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक जो प्रोसीजर है वो बता देती है, लेकिन स्टेट खुद दरमियान में नहीं आती। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं उनके अपने वो अपने हिसाब से अपने जो उन, उन इन कवानीन के तहत दिए गए रूल्स के मुताबिक अपने राइट्स जो है एक्सरसाइज करते हैं और अपनी लाइबिलिटीज को परफॉर्म करते हैं। यानी प्राइवेट लॉज जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की उनकी उनकी लाइबिलिटीज और उनके राइट्स को रेगुलेट करती हैं। जो पब्लिक लॉज हैं वो स्टेट के मुख्तलिफ इदारों के फंक्शंस को, उनकी लाइबिलिटीज को, उनके राइट्स को, उनके स्ट्रक्चर को उनको रेगुलेट करते हैं। तो दोनों के दरमियान ये बेसिक जो है वो फर्क है। अच्छा इसके बाद हमारे पास है क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। जो क्रिमिनल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज को सिंपली हम डिफाइन करना चाहें तो यूं कर सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ मींस द लॉ व्हिच डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स। यानी वो कानून जो
क्राइम्स के लिए पनिशमेंट को डिटरमिन करता है। वो हमें ये भी बताता है क्राइम क्या है, और वो हमें ये भी बताता है कि इन क्राइम्स के कमिट करने की सूरत में व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी गिवन। अच्छा, यहाँ पर ये भी बता दूँ कि क्राइम जो है, क्राइम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्राइम से मुराद है एक ऐसा हार्मफुल एक्ट व्हिच हार्म्स to whole of the community, not only to a single individual, but which harms or which is harmful to to whole of the community, whole of the society। पूरी सोसाइटी को आपका जो एक्ट मुतासर करता है, यानी किसी एक शख्स को मुतासर नहीं करता, पूरी सोसाइटी को मुतासर करता है, उस एक्ट को हम कहते हैं कि ये क्राइम है। जैसे मर्डर, अगर किसी जगह पर मर्डर होता है, तो मर्डर के नतीजे में ठीक है एक इंडिविजुअल अपनी जान से गया, लेकिन इसका इफ़ेक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। आप खुद भी कभी नोटिस करें कि जब मर्डर हो किसी जगह पर, डकैती हो किसी जगह पर, रेप हो किसी जगह पर, तो ये ऐसे एक्ट्स होते हैं कि इनके नतीजे में एक शख्स जो जिसका नुकसान हुआ उसका तो हुआ, लेकिन पूरी सोसाइटी के अंदर देयर इज़ अ काइंड ऑफ एंग्जायटी एज़ अ रिजल्ट ऑफ दीज़ क्राइम्स, दीज़ एक्ट्स। इनके नतीजे में पूरी सोसाइटी एक इज़्तिराब में मुब्तला हो जाती है। एक पूरी सोसाइटी जो है वो परेशानी से के अमल से गुज़रती है। तो एक ऐसा एक्ट जो पूरी सोसाइटी को मुतासिर करे, उसको हिला के रख दे, पूरी सोसाइटी के ऊपर अपने असरात डाले, उसको हम कहते हैं कि ये क्राइम है। हाँ, क्राइम के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी डिटेल अलहदा है, वो फिर जो है वो बाद में मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसके एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के ऊपर आपको लेक्चर दूँगी। लेकिन इस वक़्त हम इतना समझ लें कि क्रिमिनल लॉ वो लॉ है व्हिच डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास जो इसके एज़ अपोज़ टू क्रिमिनल लॉ जो दूसरी कैटेगरी है वो है सिविल लॉज़ की। जो सिविल लॉज़ है, सिविल लॉज़ जो है वो बेसिकली दे डील विद द अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, अफेयर्स ऑफ द सिटिज़न्स, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लॉ है व्हिच रिलेट्स टू प्राइवेट एंड सिविलियन अफेयर्स, यानी शहरियों के जो फ़राइज़ हैं, शहरियों के जो उनके जो हकूक व फ़राइज़ हैं, उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, जो आपका सिविल लॉ है वो उनके साथ डील करता है। ये इंडिविजुअल्स के जो मामलात हैं, शादी के मामलात हो गए, निकाह तलाक के मामलात, जायदाद के मामलात, उन सब के साथ ये कानून जो है, सिविल लॉ जो है, ये उनके साथ डील करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ कॉमन लॉ एंड इक्विटी। कॉमन लॉ एंड इक्विटी। कॉमन लॉ से मुराद है वो कानून जो मिडल एज में इंग्लैंड के अंदर कोर्ट्स जो हैं वो जिसके मुताबिक जो है वो काम करती थी, और ये क्या था, ये एक कस्टम्स बेस्ड एक सिस्टम था, जिसके अंदर कोर्ट्स के अपने डिसीजंस होते थे, जुडिशियल डिसीजंस होते थे, उनको सामने रखकर फैसले किए जाते थे। यानी एक वक्त में इंग्लैंड के अंदर कॉमन लॉ कोर्ट्स कायम थी, जहाँ पर जजेस के दिए हुए फैसले जो मुख्तलिफ वक्तों में जजेस ने दिए और जो एक मिसाल बन गए, जिन्होंने जो है काफ़ी एम्बिग्युइटीज को दूर किया, उन फैसलों के मुताबिक ही नए केसेस के अंदर फैसले किए जाते थे। इस तरह से ये जो कॉमन लॉ है, ये इसके अंदर ये कस्टम्स और जुडिशियल डिसीजंस की, इन द लाइट ऑफ कस्टम्स एंड जुडिशियल डिसीजंस फैसले किए जाते थे। और इसमें जो था ना, जो जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून था, वो इसमें शामिल नहीं होता था। उसके अलावा जो है वो फैसले किए जाते थे। इस किस्म के जो कवानीन है, इस किस्म के जो लीगल सिस्टम्स होते हैं, उसमें जज मेड लॉ को ज़्यादा अहमियत होती है, ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और आज भी जो है दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जो कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर जज मेड लॉ को जो है फैसले करते वक़्त उनको सामने रखा जाता है। आपकी सुपीरियर कोर्ट्स अगर कोई फैसले कर देती हैं और वो फैसले कानून में मौजूद किसी पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी कानून में मौजूद किसी एम्बिग्युइटी या किसी चीज़ उस एम्बिग्युइटी को रिमूव करते हैं या किसी अनक्लियर चीज़ को क्लियर करते हैं, तो वही फैसले मिसाल बन जाते हैं, जिनको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट, नज़ीर बन जाते हैं। और फिर बाद में अगर वैसा ही कोई और कभी केस आता है जिसके अंदर उसी किस्म की सिचुएशन होती है और वैसे ही कोई एम्बिगुअस किस्म का कोई पॉइंट अंडर डिस्कशन आता है, तो वो वंस जो एक कोर्ट ने एक फैसला दे दिया होता है, उसी फैसले को इम्प्लीमेंट करके इस केस के अंदर भी फैसला किया जाता है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट्स जो हैं वो कानून के अंदर मौजूद एम्बिग्युइटीज को रिमूव भी करते हैं और फैसले करने में आसानी
पानी भी प्रोवाइड करते हैं। और इंग्लैंड के अंदर ये जो तरीका था ये मिडल एज में रहा और जो है वो अब तक राइज है। और दुनिया भर में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कॉमन लॉ कंट्रीज कहलाते हैं, जो कि क्योंकि वो जज मेड लॉ को वो प्रेफरेंस देते हैं, उसको उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और खुद पाकिस्तान भी एक कॉमन लॉ कंट्री है। हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं और फैसले करते वक्त आला अदलिया जो है उसके फैसलों को एक उनकी उनकी प्रेसिडेंट्स को जो है वो सामने रखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ-साथ जो दूसरी कैटेगरी है, कॉमन लॉ के साथ जो दूसरी कैटेगरी है वो है इक्विटी की। इक्विटी को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो इक्विटी मीन्स नेचुरल जस्टिस, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी जहाँ कहीं पर कॉमन लॉ की मदद से या पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की मदद से केस का फैसला ना हो सकता हो, ना हो रहा हो या उसमें कोई हार्शनेस सामने आ रही हो। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को अगर हम सख्ती के साथ अप्लाई करते हैं, तो उससे हमें लगता है कि जैसे इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसी सूरत में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई किया जाता है, ताकि हम जो स्टैट्यूट लॉ है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है, उसकी उसकी सख्ती को, उसकी रिजिडिटी को या उसकी हार्शनेस को हम कम कर सकें। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक 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 चोर अगर चोरी करता है और लॉ में लिखा है कि ही हिज़ हैंड मस्ट बी चॉप्ड ऑफ। अब अगर एक शख्स चोरी करता है, साबित हो गया किसने चोरी की है, तो ऑफ़ कोर्स उसका हाथ काट देना चाहिए। लेकिन अब एक चोर जो हैबिचुअल चोर है और जो सिर्फ रुपए पैसे के लालच में चोरी करता है, और दूसरी तरफ वो चोर है जो अपने बच्चों को भूख से बचाने की खातिर रोटी का टुकड़ा चोरी करता है। दोनों के अंदर बहुत फर्क है। अगर हम रोटी चुराने वाले का भी हाथ काट देंगे तो इस तरह से तो हम इंसाफ नहीं करेंगे, बल्कि इंसाफ का खून हो जाएगा। अब अगर हम दूसरी तरफ हम जो पहले जो हैबिचुअल जो थीफ है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो ये भी इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ होगा। इंसाफ ये है कि उसको जो हैबिचुअल है उसको तो सज़ा दी जाए। लेकिन जिसने मजबूरी की हालत में की है, उसके सर्कमस्टांसेस को सामने रखते हुए उसकी पनिशमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर इक्विटी हरकत में आती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को सामने रखते हुए यहाँ पर जज जो है वो फैसला देता है, और जो कानून को सख्ती के साथ अप्लाई करने से जो रिजिडिटी और जो हार्शनेस पैदा हो सकती है उसको अवॉइड करता है। अच्छा, ये जो इक्विटी के प्रिंसिपल्स हैं, ये दुनिया के हर लीगल सिस्टम का हिस्सा हैं। और हर जगह पर जजेस जब भी कानून को अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी केस के अंदर, तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जहाँ कहीं भी कानून को, स्टैट्यूट लॉ को अप्लाई करने से उन्हें कहीं लगता है कि कहीं इंसाफ नहीं हो रहा, तो दुनिया का हर लीगल सिस्टम इस चीज़ को एप्रिशिएट करता है कि इक्विटी के प्रिंसिपल्स को उनको जो है उनकी मदद से इसको जो है ऐसी सिचुएशन में काम लिया जाए, ताकि हर किसी के साथ इंसाफ हो सके। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है और जो लास्ट कैटेगरी है, दैट इज सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। Substantive law means the law which talks about the rights and liabilities only। यानी ये सिर्फ लाइबिलिटीज को, राइट्स को सिर्फ डिफाइन करता है। ये सिर्फ सब्सटेंस बताता है, कानून का सिर्फ सब्सटेंस बताता है। और इसके अंदर जो है सिर्फ ये इसका इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हर इंडिविजुअल को, हर इंस्टीट्यूशन को ये बता दिया जाए, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये बता दिया जाए कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सिर्फ राइट्स और लाइबिलिटीज को डिफाइन करता है, नथिंग लेस नथिंग मोर। इसके मुकाबले में जो प्रोसीजरल लॉ है, वो हमें प्रोसीजर बताता है कि कैसे हमने अगर हमने लिटिगेशन में जाना है, तो कैसे हमने किस तरीके से हमने मूव करना है, क्या प्रोसेस होगा लिटिगेशन का। यानी हम यूं देखें कि जो सब्सटैंटिव लॉ है वो हमें बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, और जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमें बताता है कि इन केस हमारे राइट्स की वायलेशन हुई, तो हमने उसके लिए कोर्ट में अगर जाना है तो किस तरह से जाना है, और हमने रिलीफ अगर लेनी है तो किस तरह से लेनी है। जैसे हमारा जो पीपीसी है, इसको मैं आपको इसको सादा अल्फाज में बताऊं, तो हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो एक सब्सटैंटिव लॉ है। वो हमें बताता है कि आप इस तरीके से अगर एक्ट करेंगे तो ये क्राइम बन जाएगा, और ये क्राइम अगर आप कमिट करते हैं तो इसके लिए पनिशमेंट होगी। वो हमें मुख्तलिफ किस्म
उनके क्राइम्स की डेफिनेशन भी बता देता है और उनके कमीशन की सूरत में उनको कमिट करने की सूरत में हमारी पनिशमेंट क्या होगी वो हमें वो भी बता देता है। लेकिन हम उसके उसके साथ हमारा जो सीआरपीसी है यानी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो हमारा प्रोसीजरल लॉ है। वो हमें बताता है कि अगर आपने इस ये क्राइम कमिट किया तो उसके लिए आपके खिलाफ जो है वो कैसे एक्शन लिया जाएगा, आप एफआईआर कैसे होगी, कैसे चालान होगा, कैसे रिमांड होगा, कैसे वारंट होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी डिटेल जो है वो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर मौजूद है। इस तरह से सब्सटैंटिव लॉ सिर्फ हमें बेसिक्स हमें हमें बता देता है, हमें सिर्फ सब्सटेंस बता देता है, हमारे राइट्स और लायबिलिटीज बता देता है, लेकिन प्रोसीजरल लॉ हमें पूरा बताता है कि इस किस्म की सिचुएशन में हमने किस तरीके से जो है परफॉर्म करना है, किस तरीके से हमने कोर्ट में जाना है और कैसे हमने अपने राइट्स की वायलेशन की सूरत में कोर्ट से रिलीफ मांगना है। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ देखा और मेरा ख्याल है कि अब आपके ऊपर क्लियर हो चुका होगा कि क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है और काइंड्स ऑफ लॉ से क्या मुराद है। तो दोनों के फ़र्क को सामने रखिए। अगर पेपर में आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो प्लीज़ आप काइंड्स ऑफ लॉ मत लिखिए, और अगर आपसे काइंड्स ऑफ लॉ पूछा जाता है तो तब भी आपने काइंड्स के ऊपर आपने फोकस करना है, और हर हर जो उसका ग्रुप है, हर ग्रुप की काइंड्स को जो है ग्रुप मेंशन करने के बाद फिर उसकी काइंड्स जो हैं उससे रिलेवेंट वो बताएं, या जब भी आप किसी लॉ को बताएं तो उसके साथ बताएं कि ये किस कैटेगरी से, लॉ की किस कैटेगरी या किस क्लास से ये बिलोंग करता है, और इस तरह से अपनी क्वेश्चन को कंपाइल करें ताकि आपका एग्जामिनर आपके आपके जवाब को देखकर इम्प्रेस हो और अच्छे मार्क्स आपको दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ नई बातें, कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।